जॉर्ज एवरेस्ट भाग 2। मेन गेट पर ही हमें कॉटेज का केयरटेकर कनक मिल गया। उसने हमें कल बताया था कि यहाँ केवल ब्रेकफास्ट, चाय और कॉफी ही मिल सकती है। उसने कहा था कि पीछे की तरफ किचन था जहाँ आप खुद जो मन चाहे वो बना सकते हो। विकास उसके साथ किचन में खाने पीने का जायजा लेने चला गया। मैं उस कमरे की तरफ चल दिया जहाँ हम कल रात सोए थे। कमरे की तरफ बढ़ते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। अभी चाबी की होल में मैं लगा ही रहा था कि मुझे साथ के कमरे से धीमे संगीत की आवाज आई। ध्वनि बहुत ही मधुर लेकिन उदास सी लग रही थी। मुझे अचानक कल रात वाली सुनहरे बालों वाली गोरी लड़की की याद आ गई। जैसे ही मैंने मुड़कर उस आवाज की तरफ बढ़ने का सोचा तब तक विकास आ गया और बोला, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़े हो? जब तक कुछ खाने को बनकर आता है क्यों ना दो पैग हो जाए। उसकी आंखों में चमक थी। एक हाथ में इंपीरियल ब्लू की बोतल और दूसरे हाथ में खीरे की पतली स्लाइसेस। कुछ देर पीने के बाद लगभग 1 बजे कनक खाना लेकर आ गया था। हमने खाना खाया और कनक से कहा कि हमें 3 बजे के बाद उठा दे क्योंकि 3:30 पर कंपनी गार्डन के लिए निकलना था। बाहर किस वक्त बारिश शुरू हो गई पता ही नहीं लगा। मौसम काफी ठंडा हो गया था। शरीर आराम मांग रहा था तो जमकर नींद आई। मैं जिस तरफ लेटा था उस तरफ खिड़की थी और उसके खुले होने की वजह से बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से मेरी नींद टूट गई थी। मैंने उठकर घड़ी में वक्त देखा तो 2:15 हो रहे थे। मैंने विकास को देखा तो किसी बच्चे की तरह घुटने को पेट तक मोड़ के सोया हुआ था। मैंने बारिश की बूंदों का लुत्फ लेने के लिए खिड़की खोल दी और जैसे ही अपने दोनों हाथों को खिड़की से बाहर किया तभी बगल वाले कमरे में से एक लड़की के रोने की आवाज आई। आवाज स्पष्ट नहीं थी, दबी दबी सी थी। मैंने जैसे ही खिड़की को जोर से खोला तभी उस आवाज से विकास भी उठ गया और बोला, अरे खिड़की क्यों खोल रहे हो? बाहर बारिश हो रही है, पानी अंदर आ जाएगा तो रात को सोने में दिक्कत होगी। मैंने उससे कल रात सुनहरे रंगों वाली घुंघराले बालों वाली उस लड़की का जिक्र किया और उसे कहा कि लगता है कोई विदेशी है। बगल वाले कमरे से उसी के रोने की आवाज आ रही है। विकास ने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया और ऊँघते हुए वो कहा, जाओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही है वो, कोई अच्छी सी लोरी सुनाकर चुप करा दो उसको। ये कहते हुए वो दोबारा नींद के आगोश में समा गया। मैं उस आवाज का पीछा करते हुए बगल वाले घर के करीब पहुंच गया था। जैसे ही मैं उस घर के कोने वाले कमरे के अंदर घुसा वो आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई। इस कमरे में कोई भी नहीं दिख रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्या कोई एक छलावा था या मुझे सुनने में धोखा हुआ है। मैं वहां से वापस अपने कमरे की तरफ आ गया। मैंने देखा कि घड़ी में दिन के 3 बजे का वक्त होने वाला था। कमरे के अंदर कनक और विकास मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही विकास बोल पड़ा, भाई किधर आत्माओं की तरह भटकते रहते हो? कम से कम जहां जाते हो बताकर तो जाया करो। इससे पहले कि मैं उन सभी घटनाओं के बारे में विकास को बताता, कनक बोल पड़ा, साहब हमें भी अपने साथ अपने यहाँ ले चलो, अपने पास ही रख लेना, आपकी सेवा कर देंगे। विकास ने उसको समझाया कि तुम यहाँ जन्नत में रहते हो, यहाँ एक तो काम भी कम है और सुकून भरी जिंदगी है वो अलग। उसकी बातें सुनकर कनक ने कहा, साहब पिछले कुछ महीनों से आप अकेले ही गेस्ट हो जो अगली सुबह ही चले भी जाओगे। मैं और विकास एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। विकास इसलिए आश्चर्यचकित था कि यहाँ इस कॉटेज में कुछ महीनों से कोई रुका नहीं था। मेरी वजह दूसरी थी। मैंने अपने शक को दूर करने के लिए उससे पूछा, अच्छा एक लड़की साथ वाले घर में भी तो रहती है जिसके बाल सुनहरे रंग के और घुंघराले हैं, जो बेहद गोरी रंग की है, वो तो यहाँ की लगती भी नहीं, शायद विदेशी है। वो मधुर स्वर में बहुत ही अच्छा गाना गुनगुनाती है। वो मुझे आज जॉर्ज एवरेस्ट पर भी जाती हुई दिखी थी, लेकिन आते वक्त मैं शायद उसे देख नहीं पाया। मेरी बातें सुनते ही कनक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई थी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसकी यह हरकत देखकर विकास ने पूछा कि क्या हुआ कनक, तुम ठीक तो हो ना? कनक गला साफ करते हुए बोला, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ यहाँ आप लोग अकेले गेस्ट हो। वो तो आप लोग आ गए, नहीं तो मैं खुद अपने गांव पौड़ी जाने वाला था। मैं बोला, फिर
वो सुनहरे बालों वाली लड़की कौन थी और वो कहां से आई थी? कनक ने बताया कि इस कॉटेज के बारे में बहुत सी कहानियां फैली हुई हैं। ये कॉटेज अंग्रेजों के जमाने के किसी मिस्टर जॉर्ज एवरेस्ट का है। यहाँ कुछ सैलानियों की मौत हुई, तब से आसपास के लोग यहाँ आवाज सुनने लगे। कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। कहते हैं ये आवाजें यहाँ ज्यादातर घूमने आए पर्यटकों को ही सुनाई देती हैं। मेरा तो ये सुनकर खून जम गया था। कनक ने सांत्वना देते हुए कहा, साहब, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ न देखा न सुना। मैं तो रोज रात 9 बजे तक यहीं रहता हूँ। अभी ये सब जिक्र चल ही रहा था कि तभी पॉं की ध्वनि ने हमारा ध्यान हटा दिया। कनक ने बाहर जाकर देखा तो हमें कंपनी गार्डन ले जाने वाली टैक्सी बाहर खड़ी थी और हमारा इंतजार कर रही थी। हमने कनक को कहा कि हम आज आधे वक्त मसूरी से ही खाना खाकर आ जाएंगे। अगर वो पड़ोस गांव में जहां वो रात में रहता है वहां जल्दी जाना चाहता है तो जा सकता है। मैं और विकास उस टैक्सी में सवार हो गए और टैक्सी कंपनी गार्डन की तरफ बढ़ चली। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि ड्राइवर ने गाड़ी अचानक से रोक दी। मैंने कारण पूछा तो उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए बताया कि सामने घर में किसी स्थानीय व्यक्ति का विवाह संपन्न होने के बाद दुल्हन के ससुराल आने पर कुछ रस्में हो रही हैं। यहाँ पर सड़क कुछ दूरी तक सक्रिय है, इसलिए कुछ देर रुककर इन स्थानीय रस्मों का लुत्फ लेकर चलते हैं। मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक घर था और घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ केले का पेड़ प्रहरी की भांति खड़ा था, जिस पर रंग बिरंगी धागे और अक्षत से पूजन हुई थी। घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर सुस्वागतम का बोर्ड लगा हुआ था। वहीं घर के पास में ही पारंपरिक लोक नृत्य मन को मोह रहा था, जिसमें पारंपरिक रूप से वहां की स्थानीय महिलाएं घाघरा तथा आंगड़ी और पुरुष चूड़ीदार पायजामा और कुर्ता पहने हुए सामूहिक नृत्य कर रहे थे। महिलाओं ने जहां कानों में कर्णफूल, नाक में नथुली और बुलाग शोभा बढ़ा रही थी, तो सिर में शीश फूल, हाथ में चांदी के पौंजी तथा पैरों में पिछड़े और पाजेब उनकी वेशभूषा में चार चांद लगा रही थी। मूर्खालास यह चांदी की पालियां हुआ करती हैं, जिसे महिलाएं कानों के ऊपरी भाग में पहनती हैं। विवाहिता औरतों की पहचान गले में जरेऊ पहनने से होती है। बैकपाइपर और ढोल की मिश्रित ध्वनि के साथ वहां के लोकगीत कानों में मिश्री खोलने का काम कर रहे थे। बहुत ही मनमोहक और मंत्रमुग्ध करने वाला लोक नृत्य चल रहा था। लगभग 20 मिनट तक यह कार्यक्रम चलता रहा। फिर कहीं जाकर हमें आगे जाने के लिए रास्ता मिला। तकरीबन आधे घंटे में हम कंपनी गार्डन के मुख्य दरवाजे के बाहर खड़े थे और टैक्सी वाले ने यहाँ से 6:30 बजे वापसी का समय बताया था। इस वक्त घड़ी में ठीक 4 बज रहे थे। हम लोगों ने बाहर प्रवेश द्वार के पास से अंदर जाने के लिए टिकट लिए और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसी बीच हम लगातार देखते रहे कि लड़के लड़कियां फैशन के मामले में किसी से पीछे नहीं है। उनका एक खास पारंपरिक फैशन स्टेटमेंट है, खास पहनावा है और खास पहनावे के खास रंग हैं जो चटक है। शायद रंगों से दोस्ती यहाँ के लोगों को विरासत में मिली है। अंदर का नजारा बिल्कुल मन को मोह लेने वाला था। चारों तरफ छोटे छोटे लॉन बने हुए थे और उन लॉन के चारों तरफ क्यारी थी, जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्प थे जो उस लॉन की गरिमा को बढ़ा रहे थे। उन्हीं लॉन के बीच से होती हुई एक चौड़ा रास्ता था, जिस पर सफेद संगमरमर बिछी हुई थी। उस संगमरमर पर उन्नत किस्म की कलाकृतियां उभरी हुई थी। वहीं दाईं तरफ कुछ दीवारों पर पारंपरिक आकृतियां बनी हुई थी, जो कि उस जगह को खूबसूरत बनाने में 4 चांद लगा रहे थे। वहां से थोड़ी दूरी पर ही एक बड़ी ही खूबसूरत वाटर फाउंटेन यानी पानी का फव्वारा था, जिससे पानी निकलकर कुछ ऊंचाई तक जा रहा था और उसके चारों तरफ से रंग बिरंगे प्रकाश लगे थे जो उस फव्वारे पर पड़ रहे थे। बारी बारी से उस रंग बिरंगे प्रकाश के फव्वारे पर पड़ने से फव्वारा बहुत ही प्यारा नजर आ रहा था। उसी फव्वारे से चारों तरफ पतली पगडंडियां जा रही थी। हम सामने वाली पगडंडी से बढ़कर आगे की तरफ बढ़ चले। इस रास्ते में आगे चलकर कुछ सीढ़ी उतरते ही एक खुला मैदान था। उसमें दूर दूर तक रंग बिरंगे हर तरह के फूल खिले हुए थे। एक ही फूल के कम से कम 20 से अधिक प्रजातियां थी, जो कि दिखती बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन हर किसी का रंग एक दूसरे से जुदा था। यह देखकर दिल खुश हो गया था। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। इस अलौकिक नजारे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो हम फूलों की घाटी में आ गए हों। ये बिल्कुल ही उसी का छोटा रूप लग रहा था, लेकिन खूबसूरती में ये किसी से कम नहीं था। वहीं पास में ही ऊपर से एक झरना गिर रहा था। लोग वहीं नीचे अपनी फोटो मोबाइल से खिंचवाने में लगे हुए थे।
कुछ फोटोग्राफर पर्यटकों को उलझाकर उनकी फोटो निकालवाने को मनाने में लगे हुए थे। आज शनिवार का दिन था, इसलिए वहां काफी चहल पहल भी थी। मैंने भी विकास को वहां पास में झरने के पास खड़े होने को कहा और उसकी फोटो लेने के लिए अपना मोबाइल निकालकर थोड़ा पीछे आकर विकास पर फोकस कर ही रहा था कि अचानक मुझे कैमरे में एक लड़की दिखी जो वही विकास के पीछे ही थोड़ी दूरी पर ही खड़ी थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो ऊंचे स्वर में बोल पड़ा, अरे ये तो वही लड़की है। मैंने जोर से विकास के कंधे को जकड़कर हिलाते हुए कहा था। विकास ने जैसे ही उसे देखा तो वो लड़की झरने के बगल से जा रही सीढ़ियों से बढ़ती हुई ऊपर जाने लगी। विकास ने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैंने उससे अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा कि आज मुझे सुनहरे बालों वाली लड़की का रहस्य सुलझा कर ही रहना है। ये कहकर मैं उस लड़की के पीछे हो चला तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उस लड़की के सामने पहुंचा और अपने हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, आर यू अलोन? उसने ना में सर हिलाया। उसका चेहरा गोरा और बिल्कुल गोल था। उसके गाल गुलाब के फूल जैसे लाल थे, पर उसकी आंखें नीली थी, जैसे उसमें बहुत सारे राज दफन हों। उसके सुनहरे घुंघराले बाल उसके गुलाबी गालों को बार बार चूम रहे थे। मैंने फिर उससे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? इस बार वो धीमी आवाज में बोली, मैं भारतीय हूं। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा कि आप विदेशी हैं। मेरी बात सुनकर वो धीमे से हंस दी। मैंने उसे नीचे आकर चाय पीने का ऑफर किया, पर उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो ऊपर देखने जा रही है कि इस झरने का पानी कहां से बहता हुआ आ रहा है। ये कहकर वो पलटी और आगे बढ़ चली। मैंने भी उसके साथ चलने की बात कही तो उसने मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति दे दी।